वो आपको समझा रहे हैं। आप इसे समझिए और आपको कैसा लगा आप हमें बताइएगा। पहला है, इसमें सही विकल्प चुनिए। तो संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं, कितने हैं? 11। इसके बाद है, राज्यपाल अनिवार्य अंग रहता है, किसका? विधानसभा का। आतंकवादी किन माध्यमों से अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं? वो है हत्या और अपहरण के माध्यम से। इसके बाद है, भारत में अब तक पूर्ण हुई पंचवर्षीय योजनाएं हैं, कितनी है? 12। उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है, जैसे शोषण से बचाव के लिए, उच्च जीवन स्तर के लिए, हानिकारक उपभोग रोकने के लिए, और इसमें दिया उपरोक्त सभी, तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न दूसरा आपका आ जाता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान है, विभिन्न देशों में उत्पादन करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का रिक्त स्थान में आपको लिखना है तृतीयक क्षेत्र होता है। पहले रिक्त स्थान में आपको लिखना है बहुराष्ट्रीय कंपनी और दूसरे स्थान में आपको लिखना है तृतीयक। तीसरा है, श्वेत क्रांति द्वारा भारत में, रिक्त स्थान में आपका आएगा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिला है। चौथा रिक्त स्थान है आपका वंदे मातरम गीत की रचना, रिक्त स्थान में आपको लिखना है बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। पांचवा है, इंडिया विजन 2020 का प्रकाशन, रिक्त स्थान में आपको लिखना है 2003 वर्ष में हुआ था। अब हम आ रहे हैं सत्य असत्य पर। पहला है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सामाजिक अधोसंरचना के अंग हैं, सही। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य सिक्किम में स्थित है, गलत। रासायनिक उद्योग से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है, सही। इसके बाद है, भारत में रेलवे जोन की कुल संख्या 16 है, गलत। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य मध्य प्रदेश है, गलत। अब हम आते हैं सही जोड़ी बनाइए। बहादुर शाह जफर, दिल्ली, कांग्रेस का विभाजन, सूरत, भारत पाकिस्तान युद्ध, कश्मीर, कोपरा, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, और हॉलमार्क जो आएगा वो स्वर्ण आभूषण। इसके बाद है, एक शब्द में या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पहला है कि संविधान क्या है? इसका उत्तर है, किसी देश का शासन जिन मूलभूत नियमों एवं कानूनों के अनुसार चलाया जाता है उनके संकलित प्रलेख को संविधान कहते हैं। संकलित मतलब ये लिखा गया है और इसी के आधार पर जो है देश का कानून या देश का शासन चलाया जाता है। इसके बाद है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य, इसका उत्तर है। फिर है, नशा मुक्ति के लिए मद्य निषेध अभियान किसने चलाया था? इसका उत्तर है महात्मा गांधी। चौथा है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक का था? तो इसका कार्यकाल था 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। फिर अगला क्वेश्चन है, द्वितीय क्षेत्र क्या है? इसका उत्तर है, वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत मानवीय क्रियाओं के द्वारा वस्तुओं को अनेक उपयोगी रूपों में परिवर्तित किया जाता है। उदाहरण के लिए है उद्योग। अब आपकी है क्वेश्चन है, मृदाक्षय किसे कहते हैं? मृदाक्षय किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ, समझिए आप। जो मिट्टी का उपजाऊपन है, मृदा जो है मिट्टी कहलाती, मृदा का अर्थ है मिट्टी। तो मिट्टी की जो उर्वरता है या जो उसका उपजाऊपन है, उसमें जो कमी होती है, उपजाऊपन में जो कमी होती है उसे मृदाक्षय कहा जाता है। इसके बाद है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं?
अगला प्रश्न है आपका कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो हरित क्रांति का आशय कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले हैं, जैसे बीज, रासायनिक उर्वरक व नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। इस क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई है, क्योंकि जब उन्नत बीजों को, रासायनिक उर्वरकों को और नई तकनीक का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसके फलस्वरूप तो फसलों का उत्पादन बढ़ेगा ही, तो उसे हरित क्रांति का नाम दिया गया है। और भारतीय कृषि में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग जो है बढ़ता जा रहा है, और ये किन किन जगह पर इसका प्रयोग हुआ है उनके नाम है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में गेहूं व चावल का अधिक उत्पादन उन्नत किस्मों के बीजों से हुआ है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी में हुई थी और व्यापार द्वारा अधिक से अधिक लाभ कमाकर इंग्लैंड को समृद्ध बनाना कंपनी का एकमात्र मुख्य उद्देश्य था। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कंपनी ने उचित और अनुचित मार्ग का सहारा लेने में कोई संकोच नहीं किया। कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत को व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया। अगला प्रश्न है, उग्र राष्ट्रवाद विचारधारा के प्रमुख नेताओं के नाम बताइए। तो यहाँ पर नाम है, प्रमुख नेता है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष आदि ये नेता हैं। दिया जाता है, जैसे आपको यहाँ बताया, जो औसत वाले आपने सवाल आपने हल किए होंगे, तो इसको यहाँ लिखना है कि 2011 की प्रति व्यक्ति आय बराबर 2011 की राष्ट्रीय आय, उसके नीचे आप लिखिए 2011 की जनसंख्या। तो इसको जो है आप उससे डिवाइड कर देंगे जनसंख्या से राष्ट्रीय आय को, तो वो प्रति व्यक्ति आय निकल आएगी। स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक होने पर ही प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, अन्यथा इसमें कमी हो जाएगी। प्रति व्यक्ति आय हमें उस देश के निवासियों के जीवन स्तर की जानकारी प्रदान करती है। इसी के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि यदि किसी राष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो रही है तो इसका आशय है कि उस देश के निवासियों के का जो जीवन स्तर है उसमें सुधार हो रहा है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, मुद्रा को परिभाषित कीजिए, यह मुद्रा क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आप बहुत अच्छे से समझिए, और इस क्वेश्चन को अगर आप परिभाषा से अगर आप समझाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे अर्थशास्त्र जो है अगर उसे किसी की भी परिभाषा से आप समझाते हैं तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो मुद्रा क्या है, तो मुद्रा को यहाँ मार्शल के अनुसार, ये मार्शल की डेफिनेशन है, परिभाषा है, मार्शल ने इसे परिभाषित किया है। सुनिए आप, तो पहले मार्शल के अनुसार वे समस्त वस्तुएं जो कि किसी समय अथवा स्थान पर बिना किसी संदेह अथवा विशेष जांच के बाद वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने अथवा व्यय के भुगतान के साधन के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है। ये मार्शल के अनुसार है, नंबर 1। नंबर 2 आप डालेंगे इसी प्रकार प्रोफेसर एली के अनुसार, जो कोई वस्तु विनिमय के रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरित होती रहती है और जिसे ऋणों के अंतिम भुगतान में साधारणतः ग्रहण कर लिया जाता है, मुद्राएं कहलाती हैं। तो इस परिभाषा के आधार पर यह आवश्यक नहीं है कि मुद्रा केवल धातु निर्मित होनी चाहिए, वरन ऐसी मुद्रा हो सकती है जैसे विनिमय माध्यम एवं ऋणों के अंतिम भुगतान के रूप में सामान्य स्वीकृत प्राप्त हो। जैसे कि मार्शल ने आपको समझाया है अपनी परिभाषा के आधार पर कि अगर आप पैसे देते हैं तो कोई संदेह नहीं रहता, लेकिन अगर आप चेक देते हैं तो उसके लिए एक गहन जांच होती है और जांच होने के बाद वो स्वीकृत किया जाता है। तो यह मुद्रा में, मुद्रा का अगर आदान प्रदान आप करते तो वहाँ गहन जांच की कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई विशेष जांच की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही संदेह रहता है।
जैसे चेक, हुंडियों, विनिमय पत्र और मुद्रा रूप में स्वीकार हम नहीं कर सकते, क्योंकि इनका स्वतंत्रता पूर्वक हम हस्तांतरण नहीं कर सकते और ना ही बिना विशेष जांच के हम स्वीकार कर सकते हैं। इसकी जांच होने पर ही इसे हम स्वीकार करते हैं। तो मुद्रा जो है मार्शल के अनुसार आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न जो है वो है प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। प्राकृतिक संसाधन आप समझते हैं जो प्रकृति से हमें मिलता है, जैसे कृषि, पेड़, फिर समुद्रों से मछली पकड़ना, खनन जो है कि इसमें बहुत सारे जो हमें वस्तुएं जो हैं मिलती हैं इसमें। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इससे कृषि, पेड़ों से संबंधित सभी, मछली पकड़ना और खनन भी शामिल है। इसके अलावा वस्तुओं का निर्माण, सेवाएं प्रदान करता है। प्राथमिक क्षेत्र आमतौर पर कम विकसित देशों में सबसे महत्वपूर्ण होता है, जबकि औद्योगिक देशों में यह कम महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न आपका है आयात निर्यात किसे कहते हैं। तो जब कोई देश किसी दूसरे देश से कोई माल अपने घरेलू बाजार में बेचने के लिए खरीदता है तो इस प्रक्रिया को हम आयात कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम कोई वस्तु चीन से मंगाते हैं तो वो हमारा हो गया आयात। फिर है वही जब एक देश से दूसरे देश को अपने यहाँ उत्पादित वस्तुओं को बेचता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निर्यात। जैसे कि अगर हमारे यहाँ से जो सूती वस्त्र हैं, अगर सूती वस्त्र हम किसी देश को भेजते हैं तो वो हमारा हो जाता है निर्यात। तो ये आयात निर्यात की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। इसके बाद है एक मार्क किसे कहते हैं। एक मार्क किसे कहते हैं। अब इसमें एक मार्क के उससे मैं आपको और भी प्रश्न है 4, वो मैं समझा दूंगी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर है एक मार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला चिन्ह जो है वो एक मार्क कहलाता है। इसके बाद है वूल मार्क, अगर आता है आपके पास तो ये उन्हीं वस्त्रों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला चिन्ह है। और हॉलमार्क ये स्वर्ण आभूषणों को की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला चिन्ह है। तो ये आप समझ गए होंगे एक मार्क क्या है, वूल मार्क क्या है, हॉलमार्क क्या है। अगला प्रश्न है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक। तो यहाँ पर है कि प्रभावित करने वाले जो कारक हैं संस्कृति, आर्थिक प्रणाली, आर्थिक स्थिति, विनिमय की दरें और राजनीतिक जोखिम और विनिमय। इसके बाद है स्वामित्व के आधार पर किन्हीं 4 उद्योगों को समझाइए। तो यह है एक पहला वाला है निजी उद्योग जो व्यक्तिगत स्वामित्व के होते हैं। दूसरा है सरकारी उद्योग जो सरकार के स्वामित्व के होते हैं। तीसरा है सहकारी उद्योग जो सहकारी स्वामित्व के होते हैं। और मिश्रित उद्योग जो उपर्युक्त में से किसी 2 या 2 के अधिक के स्वामित्व के होते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है प्राकृतिक आपदाओं को लिखिए। तो प्राकृतिक आपदा एक प्राकृतिक जोखिम का परिणाम है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, जो कि मानव गतिविधियों को प्रभावित करता है। परिणाम स्वरूप होने वाली हानि निर्भर करती है जनसंख्या आपदा को बढ़ावा देने या विरोध करने की क्षमता पर, अर्थात उनके लचीलेपन पर।